हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर्स। ठीक है, अगेन विद एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट पार्ट 3। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की थी, उन्होंने फिर एक चीज़ बताई थी, एक अनुमान लगाया था कि भाई जो एटम है, एटम के बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, और वो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ कंसंट्रेटेड होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट करते हैं। और उन्होंने एक क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ बताई थी, एक मॉडल दिया था एटम का। ठीक है, एटम का मॉडल दिया था और बोला था कि बीच में न्यूक्लियस होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। ठीक है, बट इस चीज़ को मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया था, और फिर मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल है तो वो घूम कैसे सकता है। अगर वो घूमेगा तो वो एनर्जी कुछ ना कुछ वहाँ से रेडिएट करेगा घूमते हुए, और जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तब एनर्जी को रेडिएट करते वक्त क्या होगा कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जो अट्रैक्शन है उसका न्यूक्लियस के साथ वो ओवर डोमिनेट करता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है, वो प्रोटॉन के पास आता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब वो उसको चिपक जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ऐसा कोलैप्स अगर ऐसा हुआ तो एटम जो है ख़त्म हो जाएगा, बट हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था नील बोर ने। नील बोर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया था इनफैक्ट उनकी थ्योरी पे। ठीक है, तो नील बोर की थ्योरी पे हमें जाना चाहिए आइडियली आज, बट नील बोर की थ्योरी पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से पहले मैं कुछ और टाइप के रेडिएशंस आप लोगों को बताना चाहूँगी। ठीक है, और वो जो सारे टाइप के जो रेडिएशंस हैं उन्हें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप की रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह सकते हैं, हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, सो जब वो वहाँ काम में आएगी और आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसीलिए रदरफोर्ड के बाद वैसे तो बोर एटॉमिक मॉडल आया था, बट बोर एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें काम आने वाली है, तो बोर एटॉमिक मॉडल से पहले मैं आज ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ठीक है, अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको फिजिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा ही, थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या काम की है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज़ होती है, अगर मैं ऐसी बात करूँ तो सिंपल समझ लेना। इलेक्ट्रो से मेरा मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक से मेरा मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी भी चीज़ से, किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में लगाते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि दोनों हमेशा एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती हैं। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ठीक है, हमेशा दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेव्स जो ऑक्सिलेट होंगे या ऑसिलेट होंगे, ठीक है, ऐसे वेव्स जो चलेंगे, ट्रैवल करेंगे परपेंडिकुलर टू दीज म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड्स। ठीक है, यानी कि ऐसे वेव्स जो ऑसिलेट करेंगे इन दोनों से परपेंडिकुलर, उसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस कहूँगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहूँगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहूँगी। देखो विस्तार से बताती हूँ, डायग्राम वाइग्राम थोड़े ड्रॉ करके बढ़िया से, है ना। ये ले लेते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से, इसके बाद एक और एक्सेस बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, इसको ज़रा ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, एक्सेस बना ली मैंने मेरी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सो
तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर इस एक्सिस के अलोंग मैं कोई एक फील्ड लगाती हूँ, यानी क्या, अगर इस एक्सिस के अलोंग मतलब मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, मान लो इससे परपेंडिकुलर कोई भी एक ले लो, दोनों ही इससे परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर मैं एक और फील्ड लगाती हूँ विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसी वेव्स जो कि इन दोनों से परपेंडिकुलर ट्रैवल होगी या इन दोनों से परपेंडिकुलर ऑसिलेट होगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जैसे अब ये वेव्स यहाँ से, यानी ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग जो वेव्स मेरी ऑसिलेट होगी, ठीक है, ये जो है ये मुझे दिख रही है, ये वाली जो एक्सिस है, ये जो है ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है। सो सच वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल आपको अगर डेफिनेशन लिख के दूँ, ठीक है, सो डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दूँ तो मैं सिंपल ऐसी कह सकती हूँ कि भाई वेव्स विच ऑसिलेट perpendicular to the electric and magnetic field which are mutually perpendicular, ठीक है, जो ऑसिलेट होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि खुद एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, इन्हें मैं कहूँगी आर कॉल्ड EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन। मैं यहाँ पर बस इतना ही बताना चाहूँगी आप लोगों को, ठीक है। अब मैं अगर बताऊँ कि भाई कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो जो हमें यहाँ पर देखनी है, तो कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। अगर मैं उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करूँ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, उन वेव्स के अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करूँ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ EM वेव्स, अगर मैं EM वेव्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करूं, तो कौन कौन से टाइप की EM वेव्स मेरे पास हैं और किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है। तो कई प्रकार की EM वेव्स हैं मेरे पास, जैसे मेरे पास है रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स है ना। उसके बाद माइक्रोवेव्स, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बताऊंगी ये वेव्स आपको कहाँ कहाँ पर हम लोग इनको देख सकते हैं मतलब देख नहीं सकते, ठीक है, बट हमको ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूज़ आती हैं या कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेज भी कह सकते हो, वेव्स भी कह सकते हो। फिर आती है अल्ट्रावायलेट को मैं UV रेज कह देती हूँ, ठीक है ना। फिर आती है हमारी विजिबल रेज या विजिबल वेव्स, ठीक है। विजिबल क्यों बोल रहे हैं उनको, क्योंकि वो हमें नेकेड आई से दिखती हैं, अलग अलग रंग बिरंगी कलर की दिखती हैं। इंद्रधनुष दिखता है, विबग्योर दिखता है, बस वो इसीलिए दिखता है क्योंकि वो जिन वेव से बन रहा है दे कम अंडर विजिबल वेव्स या विजिबल रेज, उनका जो वेवलेंथ है वो हमारी आंखों से देखा जा सकता है। बाकी ये वेवलेंथ या तो बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा है, जो हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, UV, विजिबल, ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, UV, RMI, UV, और फिर आती है मेरी एक्सरेज, एक्सरेज, ठीक है। फिर आती है
गैमा रेज, फिर आती हैं कॉस्मिक रेज, है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो, उसके बाद इंफ्रा, यूवी, फिर विजिबल, फिर एक्सरे, फिर गैमा रे, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है किसकी, कॉस्मिक रेज की। दिस इज़ द, यहाँ पर होता है मेरा लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पर होता है मेरा लैम्डा मिनिमम। वेवलेंथ तो पता ही होगा, स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँगी तो वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, वेवलेंथ कम होती है। और विजिबल रेज, जो यहाँ पर मुझे विजिबल रेज मैंने लिखी हुई है, जो विजिबल रेज होती है, ये विजिबल रेज भी कई कलर्स के अंदर मुझे देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। बहुत बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को विबग्योर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ वेवलेंथ बढ़ती है, यानी यहाँ पर रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है बेटा। वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है और रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। सो बेसिकली जैसे ही मैं रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, यूवी कि मैं जैसे ही मैं विजिबल में एंटर करूंगी तो मुझे सबसे पहला कलर जो दिखाई देगा दैट विल बी ऑफ रेड, बिकॉज इट इज हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ। फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। सो विबग्योर ये मुझे देखने को मिलता है इंद्रधनुष। रेडियो वेव्स की अगर बात करेंगे तो रेडियो ट्रांसमिशंस, जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो रेडियो वेव्स के ही होते हैं, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है उनकी, ठीक है। फिर माइक्रोवेव, सभी के घर पे माइक्रोवेव होता है ना, सभी के घर पे माइक्रोवेव होता है, हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से। अब माइक्रोवेव होता है तो माइक्रोवेव में जो खाना पकता है, वो माइक्रोवेव में जो खाना पकता है, ठीक है, वो किसकी मदद से पकता है, तो वो पकता है माइक्रोवेव्स की मदद से। उसके बाद अगर बात करूँ इंफ्रारेड की, सो इंफ्रारेड अगेन एक टाइप की रेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद यूवी रेज, यूवी के बाद विजिबल के बाद आती है एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, इस तरह की रेज, ठीक है। सो ये होती है हमारी सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर इसके बाद मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हो गई मेरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि ये वेव्स के अंदर मुझे इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, यानी कि मुझे इनके वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है, मुझे इनके फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है, मुझे इनके वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मुझे इनके क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे फटाफट हेडिंग डाल देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। तो अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक बात करूँ वेव्स की, है ना, अगर जैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ मैं वेव्स की, तो काफ़ी सारे वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभी, और बहुत सारी हमें वो काम भी आती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, देखो ज़रा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वेव बनाऊँ फटाफट से, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में बात करूँ, बूम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बता दूं कि वेव किस तरीके से बनती है। तो देखो ज़रा, इस तरीके की कुछ वेव बनती है, आप कोई भी वेव ले लें, ठीक है। उसके अंदर जो अपर पार्ट होता है जो, ठीक है ना, अपर पार्ट जो होता है, ये जो अप क्या बोलते हैं इसको, ये जो अप यहाँ पर मुझे दिखता है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो डाउन दिखता है इसको हम ट्रोफ कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, इस तरीके का जब भी कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, यानी कोई भी पार्टिकल जब एक मीन पोजीशन, ये जो कहलाती है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन के अलोंग किसी हाइट का अप देता है हमें और सेम डेप्थ का डाउन देता है, तो हमें तो वो जो मोशन दिख रहा है उस मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं। तो ये जो है इस तरीके की वेव बन गई, है ना। अब जो कोई भी वेव की लेंथ होती है, यानी वेव लेंथ बेसिकली मैं बताऊं क्या होती है, तो एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट तक की लेंथ, या
एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक की जो लेंथ होती है उसे मैं वेवलेंथ कहती हूँ, लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा इट इज़ अ ग्रीक सिंबल, है ना, इट इज़ अ ग्रीक सिंबल, वी यूज्ड इट फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, ठीक है, व्हाट इज़ वेवलेंथ, तो द लेंथ ऑफ अ वेव, एक वेव की लेंथ जो होती है वो कहलाती है वेवलेंथ, फ्रॉम अ क्रेस्ट, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की तरफ। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लैम्डा, लैम्डा एक ग्रीक सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है, उससे एक्सप्रेस करते हैं। एंड इसका जो यूनिट होता है वो मीटर हो सकता है और सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, एमस्ट्रॉन्ग मीटर हो सकता है। बेसिकली व्हाट इज़ नैनोमीटर, व्हाट इज़ एमस्ट्रॉन्ग मीटर? सो नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर इज़ 1 नैनोमीटर। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर। आप इसको वैसे ही पिकोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड पिकोमीटर होता है 10 to the power -12 मीटर। जैसे सेंटी का मतलब 10 to the power -2 होता है, ठीक है ना, 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से सेंटी का मतलब होता है 10 to the power -2, मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। उसी तरीके से नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9, एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 to the power -10 और पिको का मतलब होता है 10 to the power -12। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि भाई जो लेंथ होती है एक क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट के मिड पॉइंट तक, या एक ट्रॉफ से दूसरे ट्रॉफ तक की, उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, वैसे ही ये जो हाइट होती है, ठीक है, ये जो हाइट होती है क्रेस्ट की हाइट, क्रेस्ट की हाइट या ट्रॉफ की डेप्थ भी बोल सकते हो आप, उसको सेम ही होगी वो। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ जो होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? एम्पलीट्यूड। तो जो सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एम्पलीट्यूड, दैट इज ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब इसका यूनिट क्या होगा? तो भाई इसका भी यूनिट हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा, इसके भी वही सारे यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई वेलोसिटी क्या होती है वेव की, अगर मुझे किसी भी वेव की वेलोसिटी डिफाइन करनी है कि कोई भी वेव कितने स्पीड से भाग रही है, जैसे अगर मैं लाइट वेव की बात करूं, अगर वो लाइट वेव है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भागेगी, मतलब 3 × 10⁻⁸ कुछ 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, तो उस स्पीड से भागेगी। और अगर वो कोई दूसरी वेव है तो वो किसी अपनी वी वेलोसिटी से भागेगी। तो अगर मुझे किसी भी वेलोसिटी का किसी भी वेव की वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, है ना, देखेंगे ज़रा। वेलोसिटी से भी पहले मैं एक और चीज़ डिफ़ाइन करना चाहूँगी, एक और चीज़ डिफ़ाइन करना चाहूँगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी से पहले मैं एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी चाहूँगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ज़रा कैसे बनाया है मैंने, यहाँ पर मैंने वी बनाया है और मैंने उसको हवा से उड़ा दिया। ठीक है, उड़ता हुआ वी, ऐसे उसके बाल उड़ चुके हैं। ठीक है, उड़ता हुआ वी, इसको हम कहते हैं न्यू, दैट इज कॉल्ड न्यू। ठीक है ना, न्यू, इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो न्यू, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेसिकली? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एक डिफाइंड पॉइंट से कोई भी वेव एक सेकंड में कितनी बार पास हुई है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार पास हुई है। तो हम इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड कह सकते हो आप। ठीक है ना, ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव की, फ्रॉम एनी डिफाइंड पॉइंट, किसी भी डिफाइंड पॉइंट से। ठीक है ना, हम
हम लोग किसी भी पॉइंट से कितनी बार कोई वेव पास हुई है 1 सेकंड के अंदर, उसको कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो न्यू होता है ये होता है इन्वर्स ऑफ टाइम। क्या होता है भाई? इन्वर्स ऑफ टाइम। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। इसको हम एच जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड इन्वर्स, या सेकंड इन्वर्स ना बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ टाइम इन्वर्स। ठीक है, टाइम इन्वर्स या हर्ट्ज। अगर टाइम मैंने मिनट में लिया हुआ है तो मिनट इन्वर्स, टाइम अगर सेकंड में लिया हुआ है तो सेकंड इन्वर्स, टाइम अगर आवर्स में लिया हुआ है तो आवर्स इन्वर्स। सो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकती हूँ इन्वर्स ऑफ टाइम। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे मैं वेलोसिटी की बात कर रही थी तो यहाँ हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव v से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी क्या होती है भाई? किसी का भी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव भी वही होगी। क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? ठीक है, किसका? तो भाई वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हो? वेव की। सो बाय अ वेव, किसी भी चीज़ की वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो देख लेते हैं ज़रा। आई थिंक इट इज़ गेटिंग मच मोर ब्राइटर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वेलोसिटी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के टर्म्स में ट्रैवल होता है यहाँ पर, क्योंकि ये वेव है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूँगी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। सो ये जो 1/t है, 1/t को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/t को मैं म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ। सो मैं इसको अगर ऊपर ले लूँ, देयरफॉर वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू 1/t यानी कि म्यू या न्यू व्हाटएवर। सो v इक्वल टू न्यू आ गया। ठीक है ना। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? v बाई लैम्डा। इस तरीके से आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज v बाई लैम्डा। ठीक है ना। v क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर वेव लाइट की है, ठीक है, और अगर वो वेव लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है c। ठीक है ना। इफ द वेव इज ट्रैवलिंग बाय स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, देन v इक्वल टू c आ जाएगा। देयरफॉर न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा के जगह हो जाएगा c बाई लैम्डा। हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही लल्लू क्वेश्चन देना होता है, तो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन के अंदर दुनिया भर के कांस्टेंट्स की वैल्यू दे देते हैं, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। बट जब हम एट दी एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो सिंपल इस फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत जल्दी बच्चों को क्लिक नहीं करता है कि ये वाली चीज़ यूज़ करनी हो सकती है। बट हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक ही रिलेशन है लाइट वेव के लिए, एंड दिस इज इट, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। यहाँ पर c जो है ये क्या है मेरे पास? तो c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, लैम्डा जो है इट इज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ है।
c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा आपको c पता होगा, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन मिल गया। एक और टर्म होती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जो वेव के लिए हमें बहुत बार कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती है, ठीक है। देखते हैं ज़रा इसको ऊपर ले जाकर, नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 5th रहेगा, ठीक है। देखते हैं ज़रा इसको ऊपर ले जाते हैं, 5th नंबर, एंड इट इज़ वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर सिंबल जो है न्यू बार, न्यू के सर पे छत लगा दी, न्यू के सर पे डैश लगा दी, सो इट इज़ न्यू बार, ठीक है। क्या होता है बेटा, वेव नंबर। अब ये वेव नंबर क्या है, तो वेव नंबर का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ सकती हैं एक यूनिट डिस्टेंस में, ठीक है। एक यूनिट डिस्टेंस में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेती हूँ, तो 1 सेंटीमीटर में बेसिकली किसी भी टाइप की कितनी वेव्स आ सकती हैं, ठीक है, वो होता है हमारा वेव नंबर। सो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, किसी भी यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स आ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर यूजुअली लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर किसी भी टाइप की, अब आप रेडियो के लिए बात कर रहे हो तो रेडियो वेव निकाल लो, रेडियो वेव के लिए वेव नंबर निकाल सकते हो, माइक्रोवेव, कोई भी टाइप की वेव, ठीक है। हम जनरली विजिबल के लिए बात करते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो एटम्स हैं वो या तो इंफ्रारेड में, या तो विजिबल में, या तो यूवी में ही ट्रांजिशंस करते हैं। ये जो मैंने आखिरी शब्द बोला ये तुम्हें इतना समझ में नहीं आया होगा, वेट फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। सो मैक्सिमम हम लोग उन्हीं 3 रीजन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उन 3 रीजन्स की कितनी वेव्स आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो हो जाएगा तुम्हारा वेव नंबर। सो बेसिकली अगर वेव नंबर की बात करूँ, सो इट इज़ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो भाई वी यूनिट इज उसका, इसका मीटर है तो इसका हो जाएगा मीटर इनवर्स, या फिर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा वही नैनोमीटर इनवर्स, एमस्ट्रॉन्ग इनवर्स, जो भी है ऐसा लगा सकते हो आप, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं इस चीज़ को, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 इक्वेशन में पुट कर दूँ तो देखो क्या मिलेगा, पुट, यहाँ लिख सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 2, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू 1/λ, 1/λ को मैंने लिख दिया वेव नंबर। वेव नंबर के टर्म्स में एक इक्वेशन हमको मिल चुकी है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने 4 इक्वेशंस पढ़ी है विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जरा ध्यान देंगे कौन कौन सी थी। एक तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में थी, न्यू इक्वल टू v/λ, अगर v इक्वल टू c है सो वी कैन पुट हियर न्यू इक्वल टू c/λ, वेव नंबर इज 1/λ, सो न्यू इक्वल टू c इंटू वेव नंबर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स अबाउट वेव। अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कि इन इक्वेशंस पे हमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट पेज। मान लो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सप्रेस these wavelengths in terms in terms of frequencies। ये कुछ वेवलेंथ्स दी हुई है आपको, फर्स्ट जैसे दी हुई है, ठीक है, 400 नैनोमीटर, सेकंड आपको दी हुई है 3000 एम्स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और थर्ड आपको दी हुई है 3 नहीं
1500 नैनोमीटर। ठीक है, चलो फटाफट फ्रीक्वेंसीज में इसको कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, अगर इफ v इज इक्वल टू c, अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो, वैसे भी अगर मैंने यहाँ पे लाइट की बात कर दी होती तो आपको ऑटोमेटिकली v इक्वल टू c के बारे में ही चीज़ें करनी होगी। ठीक है, सो देखो ज़रा फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ना, लैम्डा आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रही हूँ, लैम्डा आपको दिया है 400 नैनोमीटर और c आपको दिया है 3 × 10⁸। सो न्यू इक्वल टू हो जाएगा c बाई लैम्डा, तो इट इज़ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 400 × 10⁻⁹। ठीक है, ये कट गया, 1 2 कट गया, ये आएगा 6, 3/4। देखो जरा क्या आया है, 3/4 × 10⁻6 ऊपर का है, -9 ऊपर जाके +9 हो चुका है। 3/4 का मतलब 0.75 होता है। ठीक है, 6 और 9 कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 और 6 कितना आता है, 15 होता है। ठीक है, तो 15 हो गया, तो बच्चा 7.5 × 10⁻14 यूनिट लगा देंगे सेकेंड इनवर्स में। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैम सेकेंड इनवर्स कैसे आया, तो भाई ये मीटर पर सेकेंड में था और ये मीटर में था, मीटर मीटर मर गया, बचेगा सेकेंड इनवर्स, है ना। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद अगर मैं सेकेंड वाला सॉल्व करूँ तो देखो 3000 एमस्ट्रॉन्ग है। सो वेवलेंथ मुझे दिया हुआ है बेटा अगेन 3000 एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सी अगेन गिवन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन 3000 × 10⁻⁻10। 5 को 1 2 3 से काट दिया, 5 बचा, 3 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा देखो 10⁵ ऊपर बचा है, -10 ऊपर जाके हो गया +10, 10⁻15 यानी कि 10 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों का भी ऐसे ही आया होगा। दिस इज सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वैसे ही अगर थर्ड की बात करूं, सो थर्ड इज़ अगेन वेरी इजी। क्या है देखो, वेवलेंथ दिया हुआ है 1500 नैनोमीटर, फिर से सी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले गई, फिर वही आएगा न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1500 × 10⁻⁹ मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 1 2 और यहाँ बचा 6, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, क्या बचा देखो 10⁻6 -9 ऊपर जाके +9 डिवाइडेड बाय 5 या 10 × 10⁻9 और 6 कितना होता है 15। 10 बाहर निकाल दिया तो बचा 14, 2 1 ज़ा 2 नहीं भाई 5, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इट इज़ 2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स। ठीक है, सो ये तो हो गया वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। वेवलेंथ से भैया वेव नंबर भी निकालने बोल सकते हैं। ठीक है, वेव नंबर भी निकालने बोल सकते हैं। तो देखो ज़रा एक क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लाइट वेव या येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। कितना वेवलेंथ भाई, ले लो 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है। ठीक है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है। फटाफट पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है और मुझे उसका वेव नंबर निकालना है। तो ठीक है, लैम्डा इज़ 400 × 10⁻⁹ मीटर एंड वेव नंबर कितना होगा, तो वेव नंबर इज़ 1 बाई लैम्डा दैट इज़ 1 बाई 400 × 10⁻⁹। ठीक है, 1 बाई 400 यानी 2 और -9 कितने हो गए -7, तो 4 10⁻⁷ ऊपर जाके +7। ठीक है, 1/4 आपको पता होगा 0.25 होता है, 1/4 0.25 होता है इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यानी वही 2.5
या 25 कर सकते हैं हम, 25 × 10⁵ अब एक प्रो टिप बताती हूँ कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए। देखो फिज़िकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और बाकी सारे चैप्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर कैलकुलेशंस काफ़ी सारे होते हैं, यानी कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो होता ये है कि अभी जब आप जस्ट 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ही आप लोगों को आ जाता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये 11th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बता दूँ कि ये 12th फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड से 11th में आए हो, आपके सामने एकदम दन से एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल दिया गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भयंकर तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स एकदम स्कूलिंग में सॉल्व करने की आदत होती नहीं है। देखो स्कूल में भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, बट 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25 में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं और थोड़े आड़े टेढ़े नंबर भी आ जाते हैं, कभी कभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ भी आड़ी टेढ़ी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि कैलकुलेशंस थोड़े से फास्ट हों। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में हमें कॉन्सेप्ट आती हो और हमें कैलकुलेशंस जो हैं उनके कारण गड़बड़ हो जाए, समय हमारा वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने हमेशा मेरे बच्चों को यही बताया है कि बेटा 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स की इन्वर्स वैल्यू याद रख लो, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के वैल्यूज़ की इन्वर्स वैल्यू याद रख लो। इन्वर्स वैल्यू याद रख लोगे तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 1/4 आ गया था, तो मैंने पट से 0.25 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1/5 आता तो मैं 0.2 लिख देती, तो वो आंसर एक स्टेप में आ जाता, मेरा एक स्टेप यहाँ पर बच जाता, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी मैंने वैल्यूज़ ऐसी ली थी कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, क्योंकि वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करा दें और डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएं, ठीक है। तो हमेशा मेक श्योर कि भाई न्यूमेरिकल के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग कैलकुलेशन में ना फंसो। उसके लिए आप लोग क्या करो, 1 से लेकर 9 तक के इन्वर्स की वैल्यूज़ याद रख लो। जैसे देखोगे अगर आप तो फटाफट 1/2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.5 होती है, 1/3 की 0.33 होती है, 1/4 की 0.25 होती है, 1/5 की याद रख लो 0.2 होती है, 1/6 की 0.166 होती है, ठीक है। और 1/7 की मेरे ख्याल से 0.148 कुछ होती है, ठीक है। वैसे ही 1/8 की भी याद रख लेंगे, क्या होती है, 0.125 होती है शायद, 1/9 की 0.11 होती है। तो इस तरीके से जब आप ये इतनी सी वैल्यूज़ याद रख लेंगे ना, तो क्या होगा कि क्वेश्चंस के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है, पर डिवीजन में थोड़ा टाइम लगता है, और डिवीजन में तुम लोग गलतियां भी ज़्यादा करते हो। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फटाफट ये वैल्यूज़ अगर नीचे इस तरह का नंबर आ गया और अगर वो वैल्यूज़ हमें याद है तो उसका इन्वर्स जो है वहाँ पे पुट कर दो, क्या मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा। खैर ये मेरा तरीका है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो यूज़ करो, ज़रूर यूज़ करो, फ़ायदा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने बात कर दी थी यहाँ पर किसकी, वेवलेंथ से हमने वेव नंबर निकाल लिया था, वेव के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। अब ये जो वेव है, ये जो हमारी बेचारी लाइट होती है, ठीक है, लाइट जो होती है बेसिकली वो 2 तरह के कैरेक्टर्स शो करती है। जो हमारी लाइट होती है वो 2 तरह के कैरेक्टर्स शो करती है। लाइट हमारी वेव कैरेक्टर भी शो करती है और लाइट हमारी पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करती है। मतलब लाइट को आपने सुना होगा, लाइट को कुछ लोग वेव भी कहते हैं और कुछ लोग रे भी कहते हैं। रे का मतलब क्या होता है, रे का मतलब होता है पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे लाइन से पार्टिकल फेंके जा रहे हैं एक के बाद 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 एक, तो वो जो कहलाती है, वो जो एक बीम ऑफ पार्टिकल कहलाती है, दैट इज कॉल्ड रे। तो लाइट जो है वो दोनों नेचर शो करती है, ठीक है। साइंटिस्ट इट इज़ प्रूवन, देयर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे हमारे फेनोमेनाज हैं। कुछ फेनोमेनाज जो हैं वो मतलब इससे प्रूव होते हैं, अपने पार्टिकल नेचर से प्रूव होते हैं, और कुछ फेनोमेनाज जो हैं वो वेव नेचर से प्रूव होते हैं। तो लाइट बेसिकली दोनों तरह के नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है, ठीक है। तो बात करेंगे ज़रा, दोनों नेचर्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया से हेडिंग डाल देते हैं, नेचर ऑफ लाइट की। अब आप बोलोगे मैम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट वाइट कहाँ से आ गया मैम,
आप तो हमें एटम का स्ट्रक्चर सिखा रहे थे, रदरफोर्ड सिखा रहे थे, रदरफोर्ड के बाद तो हम बोर पे जाने वाले थे। देखो मैंने कहा ना, बोर के अंदर इन सारी चीज़ों का थोड़ा यूज़ आता है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड बोर मॉडल, और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप लोगों के लिए ईजी होगा, क्योंकि बोर के न्यूमेरिकल जेई में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या नीट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आते ही हैं, ठीक है। तो बात कर लें हम लोग नेचर ऑफ लाइट की। तो लाइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई लाइट जो है वो शो करती है डुअल नेचर, ठीक है, वो दोनों नेचर शो करती है। कौन से बोथ पार्टिकल, दोनों नेचर शो करती है, बोथ पार्टिकल एंड वेव। लाइट पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल की तरह भी, मतलब लाइट जो है वो हमें पार्टिकल की तरह भी मिलती है, और लाइट जो है वो वेव की तरह भी मिलती है, दोनों तरह से मिलती है हमें, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, जब पार्टिकल नेचर है तो वो पार्टिकल नेचर क्या कहलाता है, वो पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, वो पार्टिकल को हम क्वांटाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटाज। देखो बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ लाइट को, मैं दो तरीक़ों से बांट देती हूँ, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। भाई दुनिया में बहुत सारे फेनोमेनाज हैं, ठीक है, जो कि पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्रेस होते हैं। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट जो है, ठीक है, जब भी आप बल्ब चालू करते हो तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी प्रूव किया गया है। आइंस्टाइन का एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जो कि उन्होंने प्रूव किया है इस बात को कि लाइट, जब आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेते हो और उसमें से लाइट आती है तो उसमें से छोटे छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जीज़ या छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जीज़, जिनको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जीज़ भी कह सकते हैं या जिनको हम क्वांटाज भी कहते हैं, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट ऑल्सो शोज पार्टिकल नेचर, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है ना। एंड ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल जो होता है लाइट का, इज कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम। क्वांटम भी कहते हैं या क्वांटा भी कहते हैं। क्वांटम का मतलब होता है वही एक पार्टिकल, क्वांटा का मतलब होता है मल्टीपल पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उन्हें हम क्वांटाज या क्वांटम भी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि भाई लाइट जो है वो कहाँ दिखाए, कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसके ऊपर ये प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो, कोई भी सोर्स, अगर बल्ब जल रहा है तो उसमें से छोटे छोटे पैकेट्स की तरह ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट्स गिरती है ना सेंटा क्लॉज के बैग में से, वैसे ही वो जो हमारा बल्ब है उसमें से लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स गिरते हैं, ठीक है। वो आपको दिखेंगे नहीं, बट कुछ फिनोमेनाज हैं जो ये प्रूव करते हैं। तो ऐसे कौन से फिनोमेना हैं? तो आइंस्टाइन का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना, वेल डिफाइंड और वेल प्रूव्ड फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ेंगे हम लोग उसको भी, ठीक है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर उन्होंने प्रूव किया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर द फिनोमेना is proved by observations like photoelectric इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नाम का एक फिनोमेना है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि लाइट जो है वो कौन सा नेचर भाई? पार्टिकल नेचर से भी, मतलब लाइट जो है वो वेव की तरह भी ट्रैवल करती है और पार्टिकल की तरह भी हमें मिलती है, ठीक है। कौन सा फिनोमेना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस चीज़ को, इस पूरे ये जो पार्टिकल नेचर है कैसे होता है, कैसे एनर्जी रहती है, लाइट की एनर्जी कहाँ आती है, क्या होती है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एक थियोरी है, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन की गई है आइंस्टाइन और मैक्सवेल के द्वारा। तो वो थियोरी जो है, इट इज़ क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट, ठीक है।
क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट अभी जस्ट पढ़ाऊंगी। क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट में ये पार्टिकल नेचर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार पार्टिकल की तरह लाइट जो है वो हमें मिलती है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि दिस फिनोमेना या दिस नेचर is explained in quantum theory ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी हमें मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वेव की तरह कहाँ मिलती है, तो वेव को एक्सप्लेन करने वाले तो ढेरों फिनोमेनाज हैं। जैसे कौन से, तो भाई फिनोमेनाज लाइक कैसे वाले, कौन से वाले, डिफ्रैक्शन अगर मैं देखूं, ठीक है ना, या रिफ्लेक्शन अगर मैं देखूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जितने भी फिनोमेनाज हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी फिनोमेनाज हैं ये आर एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन्ड हुए हैं किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। ये सब को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मतलब मैं नहीं, साइंटिस्ट लोग, ठीक है, जब वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्हें लाइट को क्या मानना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा एक वेव। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं। एक और फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया जा रहा था तो ये फिनोमेनास लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे थे, ये फिनोमेनास लाइट को क्या मानकर एक्सप्लेन हो रहे थे, लाइट को एक रे मानकर एक्सप्लेन हो रहे थे, यानी पार्टिकल्स की एक लाइन, पार्टिकल्स का एक समूह, पार्टिकल्स की एक बीम। जब हमने लाइट को माना तब हम एक्सप्लेन कर पाए, हम नहीं सर आइंस्टाइन, ठीक है, तब वो एक्सप्लेन कर पाए किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अच्छा, अब सर आइंस्टाइन को ये एकदम दिमाग में कैसे आया कि भाई लाइट रे हो सकती है या लाइट के अंदर पैकेट्स हो सकते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है ना, वो उन्हें दिमाग में आया हमारे मैक्स प्लैंक, ठीक है ना। मैक्स प्लैंक ने थियोरी निकाली थी, कौन सी थियोरी निकाली थी, क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। दिस वाज मैक्स प्लैंक्स थियोरी, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है वो रे की तरह भी बिहेव करती है, लाइट रे की तरह भी बिहेव करती है। उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या थी मैक्स प्लैंक की थ्योरी, ठीक है। सो वी पुट द हेडिंग हियर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फटाफट पुट द हेडिंग हियर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लेट मी सी कितने टाइम का हो चुका है हमारा वीडियो। ओके, सो व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो मैक्स प्लैंक जो थे, मैक्स प्लैंक, ठीक है, ही अज्यूम्ड या ही नोटिस्ड, ही प्रूव्ड दैट द लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स में से जब लाइट आती है, कम्स इन द फॉर्म ऑफ वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में हमें मिलती है, ठीक है ना। एंड दोज एनर्जी पैकेट्स, और वो जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है क्वांटम, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा उन्हें, क्वांटम। क्या कहा जाता है उन्हें, क्वांटम, ठीक है। या अगर बहुत सारे पैकेट्स हैं, एक पैकेट है तो क्वांटम कहेंगे, और बहुत सारे हैं तो क्वांटाज कहेंगे, ठीक है ना। और उन्हें फोटॉन्स भी कह सकते हो,
फोटॉन्स भी कहते हैं, फोटॉन्स नाम सुना होगा स्कूल में, ठीक है। सो लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में हमें मिलती है, और हर उस एनर्जी के पैकेट को मैं फोटॉन या क्वांटा कहती हूँ, ठीक है। मान लो कि भाई ये मेरा सरफेस है कोई, ठीक है, ये हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से हमें इस तरीके से लाइट यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो लाइट हमें मिल रही है, ये लाइट एक्चुअली ऐसे छोटे 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 पैकेट्स गिर रहे हैं, ठीक है। और हर पैकेट की एनर्जी को मैं ई नॉट बोलती हूँ। तो हर पैकेट जो है वो कुछ ई नॉट एनर्जी लेकर के हमारे सरफेस पे गिर रहा है। ई नॉट एनर्जी का एक, ई नॉट एनर्जी का एक, ई नॉट एनर्जी, जैसे 5 ग्राम की एक चॉकलेट, 5 ग्राम की एक चॉकलेट, 5 ग्राम की एक चॉकलेट, वैसे ही, ठीक है। ई नॉट एनर्जी का एक फोटोन, फिर ई नॉट का एक, फिर ई नॉट का एक, फिर ई नॉट का एक, इस तरीके से ई नॉट एनर्जी के n नंबर ऑफ फोटोन इस सरफेस पे गिर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया क्या बोला इन्होंने, मैक्स प्लैंक ही प्रूव दैट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स कम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम्स और फोटॉन्स, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने बताई, इन्होंने ये बताया कि ये जो एनर्जी है फोटॉन की, ठीक है, ये जो एनर्जी है फोटॉन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना बार फोटॉन का वेव, जितनी ज़्यादा फोटॉन की वेव, जितनी ज़्यादा लाइट की वेव इस पैकेट के अंदर होगी, जितनी ज़्यादा लाइट की वेव इस पैकेट के अंदर होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बता सकती हूँ, एंड मैक्स प्लैंक proved that the energy of photon is proportional to its frequency। वो एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रीक्वेंसी के। सो आई कैन से दैट ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई है ना। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन हटाने के लिए उन्होंने कोई कांस्टेंट रखा। तो अब थियोरी उन्होंने निकाली थी, इसीलिए कांस्टेंट भी उन्होंने अपने ही नाम का रखा। और ये जो कांस्टेंट था एच, इसको इन्होंने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस h की वैल्यू इन्होंने दी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्या दिया इन्होंने, 6.63 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दी, ठीक है। और इन्होंने ये जो ई नॉट था, ये ई नॉट क्या है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। तो मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं वहाँ से, तो भाई सीधी सी बात है, एनर्जी तो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होती है का मतलब क्या है, अगर एक फोटोन की एनर्जी E है तो 10 फोटोन की कितनी हो जाएगी, 10E, 5 फोटोन की 5E, 50 फोटॉन्स की 50E, वैसे ही n फोटॉन्स की NE, ठीक है। सो मैं कह सकती हूँ फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर मैं n नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करूं, सो आई कैन से दैट E टोटल या E वॉट एवर विल बी इक्वल टू n इंटू ई नॉट, ठीक है। देयरफॉर E टोटल इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू, मैं ऐसा इसको कह सकती हूँ। आई विल गिव इट इक्वेशन 2, इसको दिया इक्वेशन 1, एंड वी नो दैट, हमको पता है, हमको क्या पता है भाई, हमको ये पता है कि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई टोटल इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, हियर वी गो, ठीक है, हियर वी गो। एच क्या है भाई साहब, चलो देखो जरा, व्हाट इज़ एच, व्हाट इज़ एन, व्हाट इज़ ई। तो ई टोटल क्या है, ई टोटल है टोटल एनर्जी, ठीक है, जो किसी लाइट सोर्स से आ रही है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि ऊपर से गिरा है, नहीं गिरा है, प्लैंक ने गिराया है, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। यूनिट याद रखें, यूनिट का अपना रोल आने वाला है,
-34 जूल सेकेंड। ठीक है, c क्या है तो भाई साहब सबको पता है, मेरी स्पीड नहीं लाइट की स्पीड है ये, यानी इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ है, लैम्डा कुछ में भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है मैक्स प्लैंक ने दिया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ डालकर, लैम्डा की वैल्यू डालकर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट उन क्वेश्चंस के अंदर मैं बहुत सारे वेरिएशंस करवाती हूँ, और साथ में वेरिएशंस के साथ साथ इस क्वेश्चन का कुछ एक शॉर्टकट भी है, बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, वो बहुत, उस ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पहली बात। और यहाँ पर एनर्जी की भी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, उन 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को ले लेकर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ बदलती हैं। सो इसके कुछ वेरिएशंस, एक्चुअली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ वेरिएशंस हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा सकती हूँ अभी। ठीक है, वो वेरिएशंस और वो क्वेश्चंस जो कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करेंगे, बट वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नॉट नाउ गाइज, बिकॉज इट्स गेटिंग टू लॉन्ग। ठीक है, तो अभी नहीं करवाऊँगी, उसको मैं बढ़िया करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, और नई फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे प्रॉबेबली। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ लेंगे, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंगली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और देखते रहें वीडियोस मेरे, पसंद आए तो शेयर करें। ट्विंकल सोनी, दिस इज़ ट्विंकल सोनी साइनिंग आउट, एंड गुड बाय एवरीवन।